दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर्स की सीरीज में आज छठवें दिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं छठवां मैथ का पेपर, जो दिनांक 11 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में लिया गया था। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल बोल रहा है, एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है। पहला ऑफर 25%, 5%, दूसरा 20 और 10, तीसरा ऑफर 15 और 15। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुल छूट होती है उसको हम लेते हैं a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब यहाँ पे आप एक बात देखिए, जो समझने की बात है सवाल को लगाने के लिए। ये 25 और 5 कितना है? 30। मतलब पहले ऑफर में अगर आप देखेंगे तो ये 25 प्लस 5 कितना है? 30 है। और यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे 5 बटे 100, मतलब 1.25। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.25। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे को भी देख सकते हैं। ये कितना है? 20, 10, 30, और यहाँ पे गुणा होगा तो 30 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100, 1 2 1 2, मतलब ये हो जाएगा 30 माइनस 2। तीसरे में भी मामला वही है, 15 15 का, तो 15 15 का मामला है तो ये भी 30 रहेगा। और 15 गुणे 15 बटे 100, इसका मतलब हो जाएगा 30 माइनस 2.25। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ऐसे सवाल जब भी पूछे जाते हैं इनकी वैल्यू सामान्य तौर पर साथ एक ही बराबर रखें। यहां पर आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पहला फैक्ट ये रहता है कि जिसका ये पहला वाला बड़ा है उस पर छूट ज्यादा मिलती है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, इस चीज को अगर आप देखें, या तो फिर दूसरा तरीका ये है, 25 पंचे 125, मतलब इसकी पूरी वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 1.25। इसकी पूरी वैल्यू कितनी है? 20 दाहम 200, मतलब 30 माइनस 2। इसके पूरे की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 15, 15 हम 225, मतलब 2.25। अब आप देखिए, इस पर जो सबसे ज्यादा छूट जो मिलेगी ये बड़ा है, ये बड़ा, यहाँ पर छूट 28% रहेगी। यहाँ पर छूट 28% से दशमलव मतलब 27.75% रहेगी। और यहाँ पर छूट कितनी रहेगी? यहाँ पर छूट रहेगी 28 दशमलव, यहाँ देखिए 30 में से 2 चला गया 28, 28.75। 30 में से 1 घटाएंगे, और इस जगह पर कितनी रहेगी? 27.75। इस जगह पर कितनी रहेगी? केवल 28। तो अब आप ये खुद देख सकते हो कि जो हमारा पहला ऑफर है, ये पहला ऑफर सबसे ज्यादा अच्छा है। यहां पर हमें छूट सबसे ज्यादा मिल रही है। मेरे कहने का मतलब केवल है, जब कभी भी ये योग समान हो रहा हो, आप दोनों संख्याओं को गुणा करके क्या कर दीजिए? भाग। जिसका मान सबसे कम आएगा वहां छूट से ज्यादा मिलेगी। यहां पर मतलब ये हुआ, 25 में 5 का गुणा किया तो ये वाला मान है 1.25, ये वाला मान है 2.25, और ये वाला मान है 2। यहां पर देखिए सबसे कम छूट यहां पर है, सबसे ज्यादा छूट यहां पर। अब आपको यह बात समझनी है, पूरा सवाल लगाने के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़ना। और जब भी सवाल आपसे पूछा जाएगा ये बात याद रखना, सम हमेशा बराबर ही का। तो क्योंकि वो जो है आपसे यही टेस्ट लेना चाहता, वो सवाल आपसे नहीं लगवाना चाह रहा, वो केवल आपसे ये चाह रहा है कि आपको इसका जो बेस है वो पता है कि नहीं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है, ए एक कार्य को 72 दिनों में, बी 90 दिनों में, 30 दिनों तक एक साथ कार्य किया, बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, शेष कार्य को आपको शेष कार्य निकालना। यहाँ दो चीजें पूछी जाती हैं, एक है कंप्लीट वर्क और एक है रिमेनिंग वर्क। मतलब एक है पूरा काम करने में और एक है शेष काम करने में। तो शेष काम कब है? जब ये बी काम छोड़ करके चला गया। अब आप यहाँ देखिए, ए की जो टाइम है वो कितनी है? 72 दिन। बी की जो टाइम है ये कितने दिन है? 90 दिन ये टाइम है। देखिए अब इन दोनों में अगर आप देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो इसका HCF 18 आएगा। 18 से आप काटोगे तो ये 4 और ये कितना? 5। मतलब इसका जो टोटल वर्क है वो हो जाएगा 18 गुणे 4 गुणे 5। मतलब ये कितना हो जाएगा? 60। अब यहाँ पर अगर मैं इफिशियंसी निकालू, इसका भाग इसमें दूंगा, 18 चौक 72, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 18 पंचे 90, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब आपको क्या बोल रहा है? उन्होंने मिलकर 30 दिनों तक, तो ए बी मिलकर के अगर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे?
ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे 9। और इन्होंने काम किया कितने दिन है 30 दिन। मतलब ये काम कितना हो गया 270 काम ये लोग कर चुके हैं। अब जो शेष काम है, टोटल काम तो 360 था, तो जो शेष काम है वो शेष काम कितना है 360 माइनस 270, मतलब कितना है 90। और अब इस काम को वो करा किससे रहा है, शेष काम ए द्वारा कराएगा, ए का भाग दे दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा 18 दिन। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल में ज्यादा कुछ भी नहीं है, टोटल वर्क निकालना है, दोनों का मिला करके वर्क निकाल लिया, एक दिन का 30 दिनों तक काम करा लिया, जो बचा उसको ए से करा लिया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 16, 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या की बात जैसे ही आए, मतलब आप समझ लीजिए कि मामला किसका है, एलसीएम का। अब संख्याएं कौन कौन सी है, 8 है, 16 है, 20 है और 32 है। अब आप खुद देखिए, 32 में 8 का भाग भी चला जाएगा, 16 का भाग भी चला जाएगा, इन दोनों को तो आप किनारे कर दो। ठीक है, अब देखिए 20 और 32 में कौन सी चीज कॉमन है, हमें ये देखना है, 32 देखना है। तो 32 कितना होता है 2 की घाते 5। अब देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 दूनी 4 तो मेरे पास है, 20 बनाना है तो मुझे और किसकी जरूरत है 5 की, तो 5 और गुणा कर देंगे। ये पूरा मामला 32 का था, ये 5 है, मतलब उत्तर हो जाएगा 160। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। जब कभी भी छोटी संख्या की बात की जाएगी, छोटी से छोटी संख्या की, मतलब आप समझ लेना कि वहां पर एलसीएम निकालना है। और जब कभी भी बात बड़ी से बड़ी संख्या की जाएगी, तो वहां पर आप समझ लेना कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल बेसिक आपका बॉन्ड मास का है। देखिए बॉन्ड मास में करने के लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट्स पे ध्यान देते हैं, मतलब पहला हिस्सा हमारा ये रहेगा। सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, गुणे वाले को। तो ये मामला हो जाएगा 16 माइनस 24 माइनस 2, 24 2 26, 16 में से घटेगा तो ये कितना बचेगा ऋण 10। अब हम बात करेंगे मझले कोष्टक की, तो ये 14 ऋण ऋण 10 है, मतलब ये कितना हो जाएगा 14 धन 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 24। अब आप बात किसकी करेंगे, बड़े कोष्टक की। तो बड़ा कोष्टक कितना है 20 माइनस 24, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ऋण 4। अब आप बाहर निकल जाइए तो ये कितना है 40 माइनस, और ये कितना है -4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 40 प्लस 4 मतलब आंसर हो जाएगा 44। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। सवाल में इसमें कुछ भी नहीं है, मैं केवल आप लोगों को, हमारे बच्चे इसमें सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो पूरे सवाल को बार बार लिखते हैं। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको हल किसको करना है। तो अगर बॉन्ड मॉस का मामला है, अगर ब्रैकेट्स का मामला है, तो आप हमेशा आपका जो फोकस है वो छोटे कोष्टक पे होना चाहिए। तो ये देखिए छोटा कोष्टक कहां से कहां तक लगा हुआ है, पहले आप उतने हिस्से को हल कर लो, फिर मझले कोष्टक को ले लो कहां से कहां तक है उसको हल कर लो, फिर आप बड़े कोष्टक को ले लो, बड़े से बड़ा कोष्टक कहां तक लगा हुआ, यही है सवाल लगाने का तरीका। क्योंकि आप अगर बार बार पूरे सवाल को लिखेंगे, जो कि बच्चे हमारे अक्सर करते हैं, तो आप अपने टाइम को केवल किल करेंगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल में ऐसा कुछ था नहीं समझाने लायक। अगला सवाल होता है, एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 5,640 से गिरकर 3,820 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखिए अगर मैं बोलूं कि 5,640 थी और ये कम होकर के कितनी हो गई है 3,820 हो गई, ये 0, ये 2, 16 में से 8 चला गया 8, 4 में से 3 चला गया 1। अब ये जो 1820 की जो कमी आई है, अब किस किस पर आई है, ये 5,640 पे। बहुत ही बेसिक से सवाल है, प्रतिशत पूछ रहा है, लगा दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 141 आ जाएगा, 141 और ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, पूरा मामला ये कितना हो जाएगा 45, 50 और ये कितना हो जाएगा 141। 4 बार जाएगा नहीं, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 बार जा सकता है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 1 4, 5 में 3 गया 2, 5 में 2 गया 3, 102 बार चला जाएगा, 282। अब कितना जाएगा ये 38।
380 32 32 32.26। आपको ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपने 32 निकाल लिया है, केवल एक ही ऑप्शन में 32 है, इसलिए आप बाहर लगाने की। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, सवाल को लगाते समय आप लोग एक नजर ऑप्शंस पर जरूर मारिए, इससे आपको क्या पता लग जाएगा। हो सकता है सवाल आपका पहले ही लाइन पे, मान लीजिए 3 ही था, 3 आ गया, मुझे 3 कहीं दिख ही नहीं रहा है, और यहाँ पर ये कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, मैं तो 2 का भी भाग नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन में 3 है, केवल और केवल एक ही जगह पर है। तो मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, बेसिकली आपको पूरा सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन हटाने हैं, एक ऑप्शन चूज करना है, वो जैसे ही आपको मिल जाए आप आगे सवाल को लगाना बंद कर दीजिए, सवाल खत्म। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है, मूल संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। जब कभी भी इस तरीके का सवाल आता है 30% की वृद्धि फिर 30% की वृद्धि, मतलब मान लीजिए कि कोई मामला 100 का था, 100 इसलिए लेते हैं कि बाद में वो प्रतिशत पूछ रहा तो प्रतिशत में लगाना आसान हो जाता है। 30 की वृद्धि कर दिया मतलब मामला 130 का है, और फिर मामला 130 का है, इससे ये कैंसिल, 1 2 1 2, मतलब अब पूरा मामला कितना हो गया है 169। मतलब कोई डाटा 100 था, 100 से बढ़कर ये कितना हो गया 169, मतलब जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है 100। अब आपको बोल रहा है मूल संख्या, मतलब इस संख्या को फिर से ये बनाना है। अब जो वृद्धि हुई है इसे हमें कम करना है, लेकिन अभी जो वृद्धि हुई है वो इस पर हुई है, अब जो कमी होनी है वो किस पर होनी है 169 पर होनी है, मतलब जो कमी प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा 69/169 गुणे 100। 3 से कटेगा क्या, 9 6 15 116, बिल्कुल नहीं कट रहा। अब फिर वही बात, अब देखिए यहाँ 4 4 2 बार है, 3 बार है, 4 ही आएगा वैसे 6900, अगर 4 बार दिया हुआ है इतने साल 164, 4 से ही जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 1 65, 10 में से 6 चला गया 4, 8 में से 5 गया 3, 340। अब कितनी बार, 2 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, सॉरी, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2 और 1 3, कितना है 42। 42 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। फिर पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ 40 है, यहाँ 48 है, 38 है और 42 है, और आपका तो 42 आ ही रहा है। तो अब आपको आगे लगाने की आवश्यकता है क्या, क्योंकि हमें तो हमारा उत्तर मिल चुका है, फिर हम आगे क्यों जाएंगे। अगर आपकी जो मंजिल है वो मंजिल अगर आपको मिल गई तो फिर आगे जाने की आवश्यकता क्या है, जो मंजिल आपने तय की थी वो आपको मिल चुकी है, और मंजिल तय करने के बाद जो मिलने की खुशी है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पाई बराबर 22/7 लेना है। अब यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, एक बार और ये सवाल आ चुका है, मैंने आपको ये बताया था कि गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही समान होता है, और दोनों का मान होता है 4πr²। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि गोले का आप चाहे वक्र की बात कीजिए और चाहे आप संपूर्ण की बात कीजिए, ये कितना होता है, ये होता है 4πr²। कितना होता है 4πr²। अब केवल आपको इसमें वैल्यू पुट कर, आप इसमें वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। देखिए 4 की वैल्यू तो 4 ही रहनी है, पाई की वैल्यू उसने खुद ही बोल दी कि 22/7 रखनी है, और आर की वैल्यू वो खुद ही दे रहा है, त्रिज्या दे दिया, कई बार अगर व्यास दे देता है तो उसको आधा कर देते हैं, ये हो गया। अब ये 7 दूनी 14, अब आप देखिए 14 चौके 56, 22 दूनी 44 है, 56 दूनी 112 गुणे 22, 22 दूनी 44, 22 से कम 22, 22 और 4 26, 22 से कम 22 और 2 24, कितना हो जाएगा उत्तर 2464, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर ये सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यहीं अगर वॉल्यूम की बात की जाती, आयतन की बात की जाती, तो ये हो जाता सेंटीमीटर क्यूब। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक्स वाई के अनुक्रमानुपाती है और y बराबर 8 होने पर x बराबर 10 है। देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, x समानुपाती y है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाती है x बराबर ky के।
ये होता है सवाल। अब देखिए आपको क्या बोल रहा है, y बराबर 8, x बराबर 10, इसकी वैल्यू कितनी है 10, ये k है, इसकी वैल्यू कितनी है 8, मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 10/8, या मैं कह सकता हूं 5/4। अब आपको बोला है कंडीशन यही रहेगी। अब आपको क्या बोला है, y बराबर 36 है, मतलब अभी भी कंडीशन यही है। अब इसमें y की वैल्यू कितना दे दिया है 36, इसकी वैल्यू कितनी है 5/4, ये आपको निकालना है। 4 निया 36, 9 पन्ना 45। आंसर कितना हो जाएगा 45, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। अभी भी कोई इस तरीके का मामला आता है तो अपन को करना क्या होता है, अगर समानुपात को हटा के आप इक्वल इक्वल के चिन्ह लगाना चाहते हो तो वहां पर एक कोई कोफिशिएंट आपको लेना पड़ता है, जो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, के लिया हुआ है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सवाल तो आ चुका है, यहाँ पे शायद दशमलव नहीं था। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 और व्यास कितना है 105, इसकी तिर्यक ऊंचाई। देखिए पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो शंकु का वक्र पृष्ठ है वो होता है पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 105/2, एल की वैल्यू आपको निकालनी है और इसकी वैल्यू दी हुई है 4455। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो है वो व्यास है, मतलब डी की वैल्यू कितनी है 105, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105/2। मैं बार बार इस बात को बोलूंगा, यहाँ दशमलव मत लगाइएगा क्योंकि इसका उपयोग अभी आगे होना है, तो हो सकता है कि ये जो 2 है ये कट जाए, तो बार बार आपको गुणा करो फिर भाग करो, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं सबको ही उठा के इधर ले जाता हूँ, यद्यपि काटा जा सकता था 4455, ये 2 और 7 ऊपर चले जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा 22 और कितना आ जाएगा 105। अब देखिए 7 कम 7, 7 पन्ना 35, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 2 से 2 ये कट जाएगा, 11 चौके 44, 11 पच्चे 55, 15 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 27, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। सवाल ये जो बेसिकली आपसे पूछे जा रहे हैं 3D के, इन सवालों में ऐसा कुछ भी नहीं है। सवालों में जो मूल रूप से पूछा जा रहा है बेसिकली फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सवाल ऐसा होगा जो आपसे नहीं बनेगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च कर दिए, 10वें व्यक्तियों ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपए अधिक खर्च किए। अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं, पहले मैं बेसिक से बता देता हूं। मान लीजिए औसत कितना था x, तो 10 लोगों का औसत x था, तो कुल खर्च कितना हो गया 10x, जिसमें से 9 लोगों ने 15 रुपए खर्च किए हैं और जो 10वां आदमी था उसने इस औसत से 9 रुपए ज्यादा खर्च। अब यहां देख लीजिए ये इधर आ जाएगा, मतलब 10x माइनस 9x, सॉरी 10x माइनस x, 10x माइनस x, ये कितना हो जाएगा 9x। और ठीक इसी तरीके से कितना है ये कितना है 135 प्लस 9, मतलब कितना हो जाएगा ये 144। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144/9, मतलब कितना हो जाएगा ये 16। एक पॉइंट तो आपका ये हो। अब x की वैल्यू 16 है, आपसे पूछा गया कुल राशि, तो कुल कितने लोग थे 10, एक आदमी ने 16 खर्चा किया, मतलब टोटल राशि कितनी हो जाएगी 160 रुपए। ये तो सवाल हो गया आपका बेसिक का। अब मैं इसके लिए आपको एक मजेदार तरीका बता देता हूं। देखिए 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों से कितने रुपए खर्च किए हैं 9 रुपए ज्यादा। कितने लोगों से 9 लोगों से। कितने लोगों से 9 लोगों से। तो जो अधिक हुआ वो कितना हुआ 9/9, मतलब कितना अधिक हुआ 1 रुपए। और ये सब लोग खर्च कितना कर रहे थे 15 रुपए, मतलब 15 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 16 रुपए। ये है आपका औसत। इतना सब कुछ लगाने की आवश्यकता ही नहीं। मैं बोल रहा हूं यहाँ अगर 18 रुपए आता तो ये कितने रुपए हो जाता 2 रुपए, तो 15 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाता 17। मैं बोल रहा हूं कि अगर वहां पर वो 90 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा होता, मतलब एक्स्ट्रा कितना खर्चा हो जाता 90 रुपए, क्योंकि ये वाला जो मामला है जो 10वां व्यक्ति है वो औसत पे तो खर्च कर ही रहा है
और साथ ही साथ उससे 9 रुपए ज्यादा कर रहा है, तो वहां का तो औसत खत्म हो गया, वही औसत है। जो 9 रुपए ज्यादा खर्च किए वो वास्तव में किसके हिस्से के थे? बाकी के 9 लोगों के हिस्से के। तो 9 रुपए 9 आदमी, मतलब एक आदमी पर कितना? 1 रुपया। और वो जो 9 आदमी खर्च कर रहे थे वो 15 रुपए खर्च कर रहे थे, मतलब वो जो 1 रुपया ज्यादा उनको खर्चा करना चाहिए था, जो 10वें व्यक्ति ने खर्चा कर दिए, मतलब वास्तव में उनका खर्च कितना था? 16 रुपए। अब यहीं से आपको टोटल मिल जाएगा। तो जो कुल खर्च है, कुल खर्च जो है वो कितना हो जाएगा? 16 गुणे 10, मतलब कितना हो जाएगा? 160 रुपए। ये आपका बेसिक है और ये आपका डायरेक्ट है। ठीक है, मर्जी आपकी, अगर वो समझ में आ रहा तो वेल एंड गुड है, और ये तो खैर आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक कंपनी ऋण पर 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेती है। कंपनी द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए 2,20,000 रुपए की राशि दी गई। कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के ब्याज प्रत्येक छमाही में ही ब्याज को चक्रवृद्धि किया। यदि कंपनी ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि उधारकर्ता द्वारा कितना पैसा बचा लिया जाता? बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। सवाल में जो मूल रूप से कहा गया है, एक आदमी है जिसने 2,20,000 रुपए उधार लिए। दर कितनी है? 10%। और कितना है ये है मामला। ठीक है, और दूसरी तरफ वो मामला क्या हो रहा है? अब दूसरी तरफ क्या है मामला? दूसरी तरफ ये है, ये कब की बात हो रही है? ये तब की बात हो रही है जब मामला कैसा है? वार्षिक। इसी मामले को वो क्या बोल रहा है? इसी मामले को वो बोल रहा है कि हम अर्धवार्षिक कर दें। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मामला अर्धवार्षिक का होगा तो दर क्या हो जाएगी? आधी, और समय क्या हो जाएगा? 2 गुना। अब ये आपके लिए परेशानी पैदा करेगा, ये जो 4 वर्ष वाला मामला। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मामला 2 वर्ष का होता है तो 2 वर्ष का मामला रहता है 2-1 का। जब मामला 3 वर्ष का रहता है तो 3 वर्ष का मामला रहता है 3-2-1 का। और जब मामला 4 वर्ष का रहता है तो 4 वर्ष का मामला होता है 4-6-4-1। ये बात आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। अब आप खुद देखिए, 2,20,000 रुपए 10%, 2-1 का मामला है। तो 2,20,000, पहले मैं वार्षिक की बात कर लेता हूं। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? वार्षिक। देखिए अब इसको कैसे करना है, पहले मैं यही वाला फंड आपको बता देता हूँ। 2,20,000 रुपए कितना परसेंट है? 10%। तो 2,20,000 रुपए का 10% मतलब 1 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 22,000 रुपए। और कितना है? ये 2 है, तो कितना? ठीक है, फिर इस 22,000 रुपए का कितना परसेंट? 10%। तो फिर 1 0 हट जाएगा, तो ये प्लस कितना हो जाएगा? 2200 रुपए। अब यहां देख लीजिए कितना हो गया, ये 44,000 और प्लस 2200, मतलब इस जगह पर उसको ब्याज जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 46,200 रुपए। ये तो बात कब की हो रही है? जब वार्षिक की बात हो रही थी। अब मैं अर्धवार्षिक की बात कर लेता हूं। अर्धवार्षिक में, अब अर्धवार्षिक में दर कितनी है? 5%। 5% का मतलब होता है 10% का आधा। अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसका 10% 22,000 है, और 22,000 का आधा कितना होगा? 11,000 रुपया। अब यहाँ पे ये मामला कितना होता है? 4 का, तो गुणे कितना हो गया? ठीक है, ये पहली स्थिति आ गई। फिर दूसरी स्थिति पे क्या है? दूसरी स्थिति में अब इस 11,000 का फिर से 5%, तो 11,000 का 10% कितना होगा? 1100। 1 0 हटा दिया और उसका आधा कर दिया, तो कितना हो गया? 550। और इस पर कितने का गुणा? 6 का प्लस। अब इस 550 का फिर 5%, तो 550 का 10% कितना होगा? 55। और 55 का आधा तब कितना हो जाएगा? 27.5। और ये कितना है? 4। अब इसका भी 5%, इसका 5%, तो इसका जो 10% है वो कितना होगा? 2.75। 2 का आधा 1 और 750 का आधा 375, मतलब ये पूरा मामला हो जाएगा 1.375 गुणे। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 44,000 और प्लस इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3,300। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 पंचे 20, 4 सते 28, 2 30, 4 दूनी 8 और 3 11, 110 और प्लस 1.375। अब आपसे पूछ क्या रहा है? कितना बचा दिया जाता? अब आप देखिए, खुद ही आप देखिए, देखिए यहां पर जो अंतर की बात आएगी, आप चाहते तो ऐसे कर सकते थे, इस 44,000 रुपए में से इस 44,000 रुपए को आप घटा दो,
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44,000 3,000 कितना हो गया, 47,000, 300 और 100 400, मतलब 47,400। फिर ये 10 तो है ही है, तो ये 10 और एक कितना हो जाएगा, 11.7। अब देखिए 47,000, इसमें से इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, एक, ये भी कितना आ जाएगा, एक, 4 में से 2 चला गया 2, 7 में से 6 चला गया 1.375। ये इन दोनों के बीच का फर्क है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये एक बढ़िया सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है। अब मैं आप लोगों को इसमें 2-3 बातें बता देता हूं, सवाल को किस किस तरीके से लगाया जा सकता था। पहले तो आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, ठीक है। अब देखिए सीआई निकालने के जो तरीके होते हैं, सीआई निकालने के तरीके कितनी तरह के हैं। अब जैसे देखिए यहां तक तो कोई समस्या नहीं थी कि 2,20,000 है और 10% है और 2 वर्ष। मुझे नहीं लग रहा कि इसको लगाने में किसी को दिक्कत। लेकिन अगला जो डाटा जो है वो है 2,20,000, 5% है और कितना है, 4 वर्ष। अगला डाटा ये है। अब यहां पर 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, मतलब पूरा मामला है 21/20 का। अब ये कितना था, 2,20,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब यहां समस्या इस बात की है कि कैलकुलेशन बढ़ गया। यहां अगर आप गुणा करोगे तो एक बात तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कटेगा नहीं पूरा पूरा। 21 में 21 का गुणा, फिर 21 में 21 का गुणा, फिर उसमें 11 का गुणा, फिर भाग, मतलब मामला बढ़ गया। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इसी सवाल में आपको ये पता है पहला हिस्सा होता है 4 का, अगला हिस्सा होता है 6 का, अगला हिस्सा होता है 4 का और अगला हिस्सा होता है 1 का। अब देखिए 22,000 का आपको 5% निकालना है। 5% होता है 10% का आधा, मतलब इसका कितना, ये 10% कितना हो जाएगा, 22,000, और 22,000 का आधा कितना हो जाएगा, 11,000। मतलब पहला डाटा तो आपका ये है। अब इसका 10% कितना होता है, 1100, और 1100 का आधा कितना होता है, 550। फिर इस 550 का 10% कितना होता है, 55, और 55 का आधा कितना होता है, 27.5। अब इस 27.5 का आधा कितना, 10% कितना, 2.775, और 275 का आधा कितना हो जाएगा, गुणे 1.375। अब देख लीजिए ये 44,000 हो गया, ये 3300 हो गया, ये 110 हो गया और ये 1.375 हो गया। अब अगर दोनों के बीच का फर्क निकालना था तो यहां जो हमें मिला था इस वाले पे 10% पे, इस पर मुझे कितना मिला था, 44,000 रुपया, और प्लस कितना मिला था मुझे, 2200 रुपया, सॉरी। अब देखिए मैं क्या करता, इस 44,000 में से इस 44,000 रुपए को घटा देता। अब ये कितना था मेरा, ये था कितना, 3300 रुपया। इस 3300 में से मैं इस 2200 को घटा देता तो यहां मेरे पास कितना बचता, 1100। यहां मेरे पास कितना बचता, 110, और यहां मेरे पास कितना बचता, 1.375। तो ये 1100 और ये 110, तो ये कितना हो जाता, 1211.38। मतलब इससे एक चीज आप बचा सकते थे और वो ये बचा सकते थे घटाने वाला क्रम। लेकिन जब कभी भी डाटा इस तरीके का थोड़ा सा टेढ़ा आए तो बेहतर ये है कि आप सवाल को इसी तरीके से अटेंड कीजिए, क्योंकि ये सवाल को अटेंड करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सीआई निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम सवाल को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। जिसका भार 12 किलोग्राम है उसका आयतन 3 लीटर है। 4 लीटर वाले द्रव वाले आयतन, अब देखिए आप खुद ही देख रहे हो 3 लीटर इसके बराबर है, ये 12 किलोग्राम के, मतलब 1 लीटर किसके के बराबर है, 4 के। तो अब आपसे 4 लीटर पूछ रहा है तो 4 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुणे 4, मतलब उत्तर कितना, 16। और यही आपके सवाल का जवाब है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। सवाल में ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है, बेसिक सा सवाल था, आपको लगा लेना है। बात करते हैं अगले सवाल की। एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है, मतलब उसका जो मार्क प्राइस है वो 300 रुपए है, उसे 20% छूट पर बेचा जाता है। सवाल ये कह रहा है विक्रय मूल्य को 216 रुपए पर लाने के लिए, देखिए इसका जो मार्क प्राइस है
मार्क प्राइस कितना है, इसका जो एमपी है, एमपी कितना है, एमपी है 300 रुपए। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको ये कह रहा है कि इस मार्क प्राइस 300 रुपए है और इस पर जो छूट है वो कितनी मिल रही है, 20%। मतलब इसका जो मूल्य हो जाएगा, वास्तव मूल्य, इसको चाहे आप तो क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 300 गुणे 20 की छूट मिल गई, मतलब मामला 80 का है। 1 2 1 2, ये कितना हो गया, 240। अब आप देखिए उसको बेचा कितने में जाना है, 216 में। मतलब अब जो विक्रय मूल्य करना है वो कितना है, 216। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 24 रुपए। मतलब अब उसको 24 रुपए की छूट और दी जानी है। तो ये 24 रुपए की छूट अब दी किस पर जाएगी, 240 रुपए पर। तो 240 रुपए पर मतलब जो 24 है ये 240 का कितने प्रतिशत है, 0 से 0 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, उत्तर कितना आ जाएगा, 10%। यही सवाल का जवाब है। सवाल में वाकई में कुछ नहीं है, केवल एक बात समझने की है, की छूट पर 300 रुपए में सूचीबद्ध है। इसका मतलब जो उसकी मार्क प्राइस है वो 300 रुपए है, को जो वास्तविक प्राइस है उसका वो है उसका 20% की छूट। मतलब सामान्य 240 का हो गया, उसे बेचना 216 में, मतलब 24 की छूट और देनी है, और ये 24 की छूट 240 पे मिलेगी, मतलब मामला कितने का है, 10%। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण, घन का जो सबसे लंबा विकर्ण होता है या घन का एक ही विकर्ण होता है, तो जो घन का विकर्ण होता है वो होता है a√3 और इसकी वैल्यू ये दे रहा है √432। अब देखिए मैं इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा a² × 3, इधर भी स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 432। काट लीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, मतलब a² बराबर 84, तो a बराबर हो जाएगा √144, मतलब मामला कितने का हो जाएगा, 12 का। अब a की वैल्यू कितनी हो, अब a की वैल्यू कितनी हो गई है, 12। अब a की वैल्यू अगर 12 हो गई है तो आपसे क्या पूछ रहा है, आयतन। तो इसका जो आयतन है, आयतन कितना होता है, a³, और a³ का मतलब कितना हुआ, 12 की घाते 3, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा, 1728। और ये पूरा मामला सेंटीमीटर में था, तो आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1728, लेकिन ये गलत है, ये क्यूब होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर वॉल्यूम है तो क्यूब होगा, अगर क्षेत्रफल है तो फिर कितना होगा, स्क्वायर होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 140 और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 50 किलोमीटर एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं, मतलब दिशा कैसी है, विपरीत है। जिस क्षण में दोनों ट्रेनों उसके बाद कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। पहली बात, अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है तो कुल लंबाई होती है दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, और अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, जो कुल चाल होती है वो होती है दोनों की चालों का योग। तो यहां पर जो दूरी है, वो जो दूरी है, दूरी कितनी हो जाएगी, 140 प्लस 160, मतलब कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। और जो चाल है वो चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी 40 और प्लस 50, मतलब कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, दूरी है 300, चाल कितनी है 90, लेकिन ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर को मीटर बनाना है, मतलब बड़े को क्या करना है, छोटा, तो बड़े को छोटा करना है तो गुणा भी किसका होगा, छोटे का। अब देखिए 18 पंचे 90, बचा 25। अब इसको मैं ऐसे लिख के करता हूं, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, और यही आपके सवाल का जवाब है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है वो यही है कि अगर चाल दिशा एक ही है तो चाल घटती है, दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ती है। अगर ट्रेन किसी खंभे को, किसी आदमी को, किसी ऑटो को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ही उसकी दूरी कहलाती है, लेकिन यदि ट्रेन किसी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को पार करती है तो दोनों की लंबाइयों का योग क्या कहलाता है, दूरी। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में, दोनों एक साथ कार्य करते हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ए एक कार्य को 20 दिनों में,
बी उसी कार्य को 24 दिनों में, ये टाइम है। तो वर्क इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, कितना है 4 है इन दोनों का कॉमन, 4 पंचे 20, 4 छांग 24, मतलब वर्क कितना हो गया 120। इफिशियंसी इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ से 6 बचेगा, इसमें भाग देंगे 4 छांग 24, यहाँ से 5 बचेगा, मतलब ए बी की क्षमता है 11, तो ये हो जाएगा 120/11, मतलब 10 सही 10/11। टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सा सवाल है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है एक दुकानदार 55 टाफियां बेचकर 11 टाफियों का लाभ अर्जित। यहां मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जितने का लाभ होता है उसकी कीमत 1 रुपए प्रति वस्तु मान ली जाए। ठीक है, मतलब जो लाभ या हानि जो होती है, लाभ या हानि, तो ये क्या होती है 1 रुपए प्रति। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो लाभ है 11 टाफियों का लाभ अर्जित करता है, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 11 रुपए। अब 55 टाफियां बेचकर, मतलब जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा 55 रुपए। तो जो इसका क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस 11 बराबर कितना होता है 44। अब आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब 11/44 गुणे 100, 11 चौके 44, 25 चौके 100, मतलब उत्तर हो जाएगा 25%, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहां पर केवल एक ही बात आपको याद रखनी है, सामान को जितने रुपए का लाभ या हानि होती है उसकी दर हमेशा 1 रुपए प्रति। अब यहाँ पे क्या बोलता है 11 रुपए, 11 टाफियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, 11 टाफियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। अगर क्रय मूल्य के बराबर बोलता तो यहां पर ये क्रय मूल्य हो गया होता 55, लेकिन यहां पर क्या बोलता है 11 टाफियां बेचकर 11 टाफियों का लाभ अर्जित करना, बेचकर मतलब मामला किसका है विक्रय। ठीक है, इसलिए हमने विक्रय मूल्य को 55 लिया है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 44। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है अरुण ने संचित से 1,12,500 में एक लैपटॉप खरीदा। अरुण ने किससे खरीदा? संचित से। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया, रमन ने 20% लाभ पर संचित को। देखिए सबसे लास्ट में खरीदा है अरुण ने, अरुण के पहले किसने खरीदा था? संचित ने, और संचित ने किससे खरीदा था? रमन। मतलब यहां पर, और जो प्राइस आपको दी गई है वो किसकी दी गई है? संचित की दी है, मतलब बाद का मूल्य देकर के पहले का मूल्य पूछा जा रहा। और मैं ये बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि अगर पहले का मूल्य देके बाद का मूल्य पूछा जाए तो सवाल को सीधे सीधे लगा देना है, लेकिन अगर बाद का मूल्य देके पहले का मूल्य पूछा जाता है तो पहले के मूल्य को x मान लेना है। मतलब यहां पे क्या हो गया, इसका मूल्य कितना था? x था। अब इसने देखिए एक ने कितना लाभ कमाया है 25%, मतलब मामला कितने का है, और फिर एक ने कितना कमाया है 20%, मतलब मामला कितने का है, और ये फाइनली हो गया है 1,12,500 रुपए। देखिए 0 से 0, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1,12,500 गुणे 2 और बटे कितना 3, 5 2 7 दोनों कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 2 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 त्रिकाई 9, 2 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, और इसको गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, और 2 तिहाई 6 और 1 7, उत्तर कितना आ जाएगा 75,000 रुपए, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। सवाल बहुत ही परसेंटेज का बेसिक है, बहुत सारे सवाल आप इस तरीके के कर भी चुके हो। बात करते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार 80 रुपए प्रति किलो, 95 रुपए प्रति किलो की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है। मिश्रण का औसत मूल्य, औसत मूल्य बराबर क्या होता है? कुल मूल्य बटे, अब देखिए 80 रुपए की कितने किलो दाल है? 2 किलो, और 95 रुपए की कितने किलो दाल है? 3 किलो। टोटल जो दाल खरीदी गई है वो इतनी खरीदी गई। अब ये कितना हो जाएगा? देखिए ये हो गया 160 प्लस 3 पच्चे 15, 3 नंबर 27 और 1 28, 5। अब ये कितना है? 5 8 6 14, 2 1 3 1 4 बटे 5, 5 का भाग मतलब 2 का गुणा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 चौके 8, 1 दशमलव, उत्तर हो जाएगा 89 रुपए,
और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 2 वर्ष पहले जमा की गई राशि पर 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि। अब देखिए यहाँ आपको सीआई का एक और फॉर्मेट देखने के मिले। यद्यपि आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो 110/100 और 112/100, लेकिन यहां मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं। 10% का मतलब कितना होता है 1/10 और 12% का मतलब कितना होता है 3/25। मतलब पूरा मामला पहले साल हो गया 10 से 11 और दूसरे साल हो गया 25 से 28। अब आप काट लीजिए 14, 5। अब इसका गुणा, इसका गुणा करेंगे तो 125 और इसका गुणा करेंगे तो 154। मतलब 125 रुपए 154 रुपए हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ब्याज पूछा गया होता तो ब्याज कितनी हो जाती, तो ब्याज हो गई होती 29, लेकिन इसने ब्याज पूछी नहीं है, इसने ब्याज नहीं पूछी। इसने क्या पूछा है, इसने बोला है हो जाएगी, मतलब बात मिश्र धन की, मतलब 125 से 154। इसकी वैल्यू कितनी है 10,500। अब देखिए 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 दूनी 50। इसको और काट लीजिए 5 अठे 40 और 5 चौके 20, 84। इसमें आप 84 का गुणा कर, ये आपका 84 के गुणे का मतलब क्या होता है। अब आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, 100 माइनस 16, मतलब ये कितना हो जाएगा 15,400 और माइनस 16 चौके 64, 16 अट्ठे 128 और 6 134। ये है मामला। देखिए अब ये कितना है 1344। अब 1400 को अगर घटा दिया जाए, 1400 मतलब ये 14,000 तो रहेगा ही, और 44 अगर घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, 44 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 56। 1400 ये 14 रहेगा ही। अगर ये नहीं आ रहा समझ में, ये देखिए 10 में से 4 चला गया 6, 9 में से 4 चला गया 5, 4 में से 3 चला गया, सॉरी 3 में से 3 चला गया 0, 5 में से 1 चला गया। अच्छा यही मैं आपको बोल रहा था 14,056 रुपया है। कहाँ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ है। 10,500 गुणे 110/100 और गुणे 112/100। एक से एक कैंसिल, 1 2 1 2, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 56। 21 छक्का 126 और 21 पंचे 105, 105 और 12 117, 6 7 6 13, 7 1 8 1 9, 1 1 2, 12,936 रुपए, 12,936। तो ठीक आ रहा है। ये क्यों गड़बड़ हुआ, 4 4 1 5 4, ये तो ठीक है 12,936, बेसिक से तो बिल्कुल सही आ गया। ये वाला क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई, 25 25 चौके 100, 25 दूनी 50, ठीक है, 5 अठे 40, 5 चौके 20, ये भी ठीक है। अब कितना है 100 का मतलब 15,400 माइनस 16 चौके 64, 6 16 अठे 128 और 6 134। 10 में से 4 चला गया 6, 9 में से 4 चला गया 5, 3 में से 3 चला गया 0, 5 में से 4 चला गया 14,056। पंचे 10, 14 दूनी 28, देखिए जरा 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 3 43, 8 एकम 8 4 12, 3 12,900। ये गुणे में ही गड़बड़ हो रहा है। सवाल का तरीका वही है, सवाल का तरीका बेसिक है,
गुणे में क्यों गड़बड़ हो रहा है? 100 माइनस 16 84 होता तो ठीक ही है। 15,400, 16 चौके 64, 16 अट्ठे 128 और 6 134। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 चला गया 3, 14,036, जबकि ऐसे में आ रहा है कुछ गड़बड़ है। चलिए उत्तर इसका है 12,936 रुपए। अब गुणा करेंगे तो यही आएगा ही। ये देखिए मैंने यहाँ पे गुणा किया भी है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसका उत्तर है 12,936 रुपए। एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताने, इस सवाल में मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताने की कोशिश की। एक तरीका तो पहले वाला था ही, जो पहले था 4 6 4 1 2 1 3 2 1, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां पर आकर के सवाल खत्म। दोस्तों एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की सीरीज में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितने भी तरह के सवाल आए हैं उनको आसान से आसान तरीके से आप समझा पाए। बहुत सारे सवाल बहुत सरल भी हैं और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको जो वो सिखाना चाहते हैं वो मैं आपको ये कर पा रहा हूं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं कल 7वें पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।